नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि वार्ड बॉय के कार्य क्या क्या होते हैं, इसमें वर्क टाइम क्या होता है, इसकी तैयारी वगैरह हम कैसे करें। तो इस पर हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वार्ड बॉय के कार्य क्या क्या होते हैं और वार्ड आया के भी कार्य क्या होते हैं, इसमें वर्क टाइम क्या होता है और इसकी तैयारी हम कैसे करें, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि वार्ड बॉय या आया की तैयारी हमें क्यों करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्ड बॉय या आया के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है स्ट्रेचर पर मरीज को लाना या ले जाना। अब कहाँ कहाँ पर ले जा सकते हैं, तो डॉक्टर कहे कि आपको ओटी रूम में मरीज को लाना है तो आपको मरीज को ओटी रूम में ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। कुछ जांच वगैरह के लिए, एक्सरे करने के लिए या सीटी स्कैन वगैरह करने के लिए कहेंगे कि मरीज को आप उस विभाग में ले जाइए, तो आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो स्ट्रेचर या जो चेयर होता है उस पर मरीज को लाना ले जाना, ये प्रमुख कार्य होता है वार्ड बॉय या आया के। दूसरा जो प्रमुख कार्य होता है वो है मरीजों की देखभाल करना, यानी आप जिस वार्ड में रहेंगे उस वार्ड में जो मरीज है उसके केयर की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी होती है। तीसरा जो काम होता है वो है आपके जो वार्ड है उसके बेड पर जो चादरें हैं उसको आपको बदलना। तो बेड पर चादरें बदलना ये आपके कार्य हैं। अगला जो कार्य है मरीज की बोतल बदलना। अगर मरीज को बोतल चढ़ा है तो आपका दायित्व है कि उसको देखना और उसको बदलना। अगला जो काम है वो है नर्स या डॉक्टर की सहयोग करना। तो नर्स वगैरह या डॉक्टर जो होते हैं उनके साथ आपको रहना होता है और वो जो आपको बोलते हैं तो वो आपको करना है, उनका सहयोग करना है। नेक्स्ट जो काम है वो है वार्डों की साफ सफाई करवाना। आपका काम वार्ड की साफ सफाई करना नहीं है, आपको वार्ड की साफ सफाई करवाना है। किनसे करवाना है? जो सफाई कर्मी होते हैं उनसे करवाना है। नेक्स्ट जो काम है आप मेडिकल काउंटर से दवाइयाँ या जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो डॉक्टर अगर मंगाएंगे तो आपको लाना पड़ेगा। तो मेडिकल से दवाई लाना ले जाना ये भी आपका काम होता है। अगला जो काम है वो है रोगी के अगर खून वगैरह का सैंपल लेना है तो उस सैंपल को लेबोरेटरी तक लाना ले जाना भी ये भी आपके काम होता है। तो ये आपके प्रमुख कार्य है। इसके अलावा आपको डॉक्टर या नर्स जो भी दायित्व दें या जो कुछ भी कहें वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और डॉक्टर वगैरह जो भी कहते हैं वो सारे काम आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कभी रिसेप्शन में जो बैठे रहते हैं वो अगर छुट्टी में हो तो डॉक्टर कहेंगे कि आज आपको रिसेप्शन में बैठना है, तो आपको वहाँ भी बैठना पड़ेगा। आपको पर्ची भी काटना पड़ेगा। जिस दिन अगर आपकी ज़रूरत मेडिकल स्टोर में पड़ेगी तो जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर आपको दवाई देने वगैरह के लिए भी रखा जा सकता है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो पूरे वार्ड की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। एक तरह से आपका जो काम है वो सेवा कार्य है। तो आपके कार्य को निश्चित एक दायरे में बांटा नहीं जा सकता है। डॉक्टर के ऊपर है कि वो आपको क्या कार्य दे सकते हैं, लेकिन इतने सारे मैंने जो कार्य गिनाए इसको देख करके आपको पीछे नहीं हटना है कि हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे। हो सकता है कि इनमें से आपको कुछ एक दो काम ही करना पड़े। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो मुझे इसमें से केवल एक ही काम करना पड़ा, वो है मेडिकल स्टोर में बैठ के दवाई को देना। क्योंकि मेरी जो नौकरी लगी थी वार्ड बॉय की वो एक डिस्पेंसरी में लगी थी। ESI एक विभाग होता है, कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, तो उसमें मेरी वार्ड बॉय की सरकारी नौकरी लगी थी। तो उसमें सुबह 10:30 बजे ऑफिस खुलता था
और शाम को 5 बजे बंद होता था। उस बीच में जो मरीज आते थे तो डॉक्टर उनको जो भी दवाई वगैरह देना होता था वो लिख के देते थे। तो पर्ची को मेडिकल में लाते थे, तो वहीं पर मेडिकल विभाग था, तो उसमें नर्स लोग थे, तो नर्स लोग हमको बोलते थे कि ये दवाई दीजिए भैया, तो हम उसको बस निकाल के देते थे। सुबह से शाम तक यही हमारा काम होता था। इसके अलावा एक और काम करते थे हम लोग, जैसे वहाँ पर सफाई कर्मी नहीं थे, तो सुबह 10:30 का टाइम था, तो हम लोग 10 बजे जाते थे और झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करते थे। वहाँ पर टेबल वगैरह के डस्टिंग करते थे, कंप्यूटर था, तो वो सारे चीज़ साफ करते थे और शाम को ताला लगा के आते थे। बस इतना ही काम करते थे हम। ना वहाँ किसी को स्ट्रेचर पर कहीं ले जाना है, ना खून की जांच करनी है, ना किसी को चादर बदलना है, ना कुछ भी काम नहीं करते थे। तो ये पूरी तरह से आपके हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टर पर निर्भर करता है कि आप क्या क्या कार्य करेंगे। अगर आपकी नौकरी किसी ग्रामीण क्षेत्र में, देहात में लग जाएगी तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, आपको 2-4 काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना किसी को वहाँ पर एडमिट करते हैं और रात में अक्सर मरीज भी नहीं लेते हैं, तो आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नौकरी किसी शहर में जैसे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, इस तरह से बड़े हॉस्पिटल में लग जाएगी, जिला हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो ये हो गए कार्य या दायित्व। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें समय यानी वर्किंग टाइम क्या होता है। तो जो सरकारी नियम होता है 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है, तो उस 8 घंटे के ड्यूटी टाइम में ही आपको नौकरी करना है। अब ये ड्यूटी टाइमिंग 2 तरह से हो सकता है। एक, अगर आपका हॉस्पिटल 12 घंटे खुला रहता है तो आपको केवल दिन में जाना है, 8 घंटे ड्यूटी करना है। दूसरा हो सकता है कि कई हॉस्पिटल रात में भी खुले रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी शिफ्टिंग की जा सकती है, यानी आपकी नाइट ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। तो या तो आप दिन में 8 घंटे ड्यूटी करेंगे या फिर रात में आप 8 घंटे नाइट ड्यूटी करेंगे। तो इस तरह से शिफ्ट भी बांधते हैं वहाँ पर। तो कुल मिला के आपका जो वर्क टाइम रहेगा वो 8 घंटा ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो तैयारी देखिए 2 तरह के इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक तो जो फ्रेश हैं, फ्रेश कैंडिडेट उसके लिए, और दूसरा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रेश कैंडिडेट। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए अभी क्या है, समय 1 महीना है। तो अगर आप अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आप स्कूल या कॉलेज से निकले हैं और अभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में आए हैं, तो ये नौकरी आपके एक्सपीरियंस लेने के लिए है। आप इसमें बैठिए और आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, 10-12 घंटे आप डेली पढ़िए, तो इससे आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत कम चांस है आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि जो पहले से पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप कंपटीशन बहुत कम चांस है कि कर पाएंगे। दूसरा मैं बात करूँगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप सिर्फ 1 महीना समय है, तो आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए और हर विषय को समय दीजिए। जैसे एक दिन में आपको एक विषय नहीं पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही विषय को, मान लो हिंदी को उठा लिए, तो हिंदी को ही वो 4-5 दिन तक पढ़ेंगे या 1 सप्ताह तक पढ़ेंगे, फिर अगले 1 सप्ताह वो मैथ्स को पढ़ेंगे, फिर अगले 1 सप्ताह इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप ना करें, क्योंकि पिछला फिर इसमें भूलते जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि आप टाइम टेबल बना लीजिए और जितने भी इसमें 5 विषय है, 5 विषय को आप डेली रिवीजन कीजिए। 5 विषय को 1-1 घंटे करिए, 2-2 घंटे करिए, डेली रिवीजन कीजिए। और दूसरा, इसके PYQ लगाइए। जितने भी व्यापम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, हिंदी, इंग्लिश, आपके मैथमेटिक्स और जो भी इसमें विषय है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण वगैरह, तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो तैयारी करने का यही तरीका होता है, तो इस पर ही आप फोकस करें। अगला अगर मैं बात करूं तो बुक लिस्ट, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो मार्केट से आप किसी भी एक बुक को
ना उठाएं। एक बुक से आपकी तैयारी नहीं हो सकती। आपको अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बुक से तैयारी करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इन सभी विषय के बुक होंगे, तो आप उसमें से कीजिए। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बुक बताऊंगा, तो छत्तीसगढ़ ही भाषा के लिए आप विनय कुमार पाठक की पुस्तक आती है, उसमें से तैयारी कर सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान के कोई भी एक नोट्स ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आप लुसेंट से तैयारी कीजिए। गणित के लिए मैं आपको SD यादव का गणित आता है, उसमें से आप तैयारी कीजिए। और गणित के लिए आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं। YouTube में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सभी का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं, या फिर कोचिंग संस्थान के नोट्स वगैरह आता है, जैसे कि टूटेजा का जो सामान्य अध्ययन होता है उसको आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आप बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सभी बुक तो आपके पास होंगे अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो। अगला अगर मैं बात करूं कि आपको वार्ड बाय या वार्ड आया की तैयारी क्यों करनी चाहिए, या फिर किसे करनी चाहिए इसकी तैयारी, तो जो बेरोजगार है और केवल 8वीं पास है तो उसके लिए तो ये गोल्डन चांस है, उसे तो तैयारी करनी ही चाहिए। दूसरा कि आप किसी और एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि PSC या फिर व्यापम, इसकी तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह कुछ भी की तैयारी कर रहे हैं, और आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आपको ये पेपर को देना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास अपने खर्चे उठाने के पैसे आएंगे तो आपकी जो आगे की पढ़ाई है वो अच्छे से हो सकेगी। और अगर आप रोजी रोटी से ही जूझते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आपकी नौकरी एक बार लगती है तो फिर वहाँ से आपके नौकरी के द्वार खुल जाते हैं। तो अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के पीछा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेनी चाहिए, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो। और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप अच्छे कुलीन परिवार से हैं, आपके माता पिता नौकरी में हैं, तो आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। आपको जो आपका बड़ा लक्ष्य है उसी पर फोकस करना चाहिए। तीसरा, उन लोगों को तैयारी करनी चाहिए जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो प्राइवेट में कर रहे हैं। जैसे कि कई लोग प्राइवेट नर्स का काम करते हैं, प्राइवेट वार्ड बॉय का काम करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि ये जैसा भी है सरकारी होता है, प्राइवेट से तो बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि जिन्होंने भी कमेंट में इन सब के बारे में मुझसे पूछा तो मैं उनको समझा पाया और आप समझ पाए। तो इस तरह से मेरे बताए हुए जितने भी बातें हैं तो आप उसका ध्यान रखें, तो इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी आपको समस्या है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।